Hello everyone. Now we come on to the next keyword of the preamble, that is secular. Dr. B.R. Ambedkar had argued that there is no need to mention the word secular in the preamble as entire constitution is founded on the principle of secularism only. For example, articles 25 to 28 they define the secular nature of Indian state. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जब पूछा गया कि सेकुलर वर्ड जो है वो प्रियम्बल में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, तो ही आर्ग्यूड दैट कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना ही सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर है। और इसकी एग्जांपल देते हुए उन्होंने बोला कि आर्टिकल्स 25 टू 28 जो है वो सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए जो सेकुलर वर्ड था वो ओरिजिनल प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं किया गया था। बट इन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट एडेड द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल। दोस्तों सेकुलर वर्ड जो था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में सेकुलर वर्ड जो था वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था। हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इट डिफर्स फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ओरिजिनेट हुआ था, फॉर एग्जांपल यूरोप में। तो यूरोप में जो सेकुलरिज्म है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब वहाँ पे जो स्टेट है इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। स्टेट का और रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे। देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वेयर स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, फॉर एग्जांपल यूरोप में, वहाँ पे सेकुलरिज्म इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट जहाँ पे स्टेट जो है उसका रिलीजन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो एक्टिविटीज है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें एक कंप्लीट सेपरेशन है। और जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। वाइल इंडिया में क्या है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है दैट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट जहाँ पे जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को रिकॉग्नाइज करती है। स्टेट रिकॉग्नाइजेज ऑल द रिलीजन्स एंड ट्रीट्स देम इक्वली। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 टू 28। तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इस तरह से डिफरेंट है कि इंडिया में सेकुलरिज्म इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों को रिकॉग्नाइज करती है और सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है। जो स्टेट है वो लोगों में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो दैट इज द इंडियन सेकुलरिज्म, और ये फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है। Now secularism in India it has paved its way over the time. तो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे एंशियंट इंडिया में द रूलर्स दे वर टॉलरेंट ऑफ मेजर रिलीजन्स, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो दे रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स एंशियंट इंडिया में। ऐसे ही मेडिवल इंडिया में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए जब इस्लामिक रूल इंडिया में आया। स्टिल there were other religions also and people they used to live together with harmony. बट कुछ जो अप्स एंड डाउन्स थे वो मेडिवल इंडिया में हमें सेकुलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़े। इन मॉडर्न इंडिया जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव यूज्ड रिलीजन एज अ टूल टू विन इलेक्शंस एंड रिटेन पावर। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया है एज अ टूल इलेक्शन जीतने के लिए और पावर को बचाए रखने के लिए, जिसकी वजह से कई बार कम्युनलिज्म भी देखने को हमें मिला है। तो कम्युनलिज्म इज द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन। तो लोग कम्युनिटीज रिलीजन्स के बेसिस पे एक दूसरे से उनके मतभेद हुए हैं, डिफरेंसेस हुए हैं। और ब्रिटिश ने भी ऐसा ही किया। ब्रिटिश ऑल्सो प्लेड द डिवाइड एंड रूल टैक्टिक बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म। तो ब्रिटिश की जो हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ाने का जो तरीका था दैट वाज डिवाइड एंड रूल टैक्टिक, वो भी कम्युनलिज्म पे ही बेस्ड था। तो उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स में डिफरेंसेस क्रिएट किए जिसकी वजह से अल्टीमेटली वी सॉ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ religion or communal lines. However, it is evident that over the last 75 years, India has successfully preserved its secular credentials, which is a strong proof of India's unity in diversity.
तो कुछ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि लास्ट 75 ईयर्स में इंडिया ने अपने सेकुलर करेक्टर को सक्सेसफुली प्रिजर्व करके रखा है, और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का. सो दिस इज अबाउट सेकुलरिज्म as mentioned in our constitution. The next topic is, the next keyword is democratic. तो डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग है? अब्राहम लिंकन ने बोला था कि अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट गिवन बाय, very famous statement given by Abraham Lincoln. Now coming on to the meaning of democracy, democratic government, it is the one where the people elected representatives, they run the government, and there is accountability such that they can be removed by citizens. Hence democracy is the sovereignty of citizens. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सरकार चलाते हैं, और वो अकाउंटेबल है, मतलब अपने डिसीजंस के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, और उसको उनको जवाब देना पड़ेगा टू द लेजिस्लेचर एंड टू द सिटीजन्स, सच दैट दे कैन बी रिमूव्ड बाय द सिटीजन्स. और सिटीजन्स अगर उनके काम से खुश नहीं है तो दे कैन रिमूव दैट गवर्नमेंट through the process of election and set up some other government. Hence डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ द सोवरेनिटी ऑफ द सिटीजन, मतलब डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है. इन इंडिया डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट इट इज़ ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक. तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है उसका, उसकी सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं. एज पॉइंटेड आउट बाय डॉक्टर अम्बेडकर दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. डेमोक्रेसीज में हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पे पीपल रूल देमसेल्व्स डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव्स. फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में. वाइल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे पीपल आर गवर्नड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स दे चूज वाया द process of elections. So India has a parliamentary democracy where executive is accountable to the parliament. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह की डेमोक्रेसी है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे लोग खुद अपने आप को रूल करते हैं और उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है. बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स है वही सरकार चलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट. इंडिया में हमें दोनों तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट के भी और इनडायरेक्ट के भी. फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के हम लोग देखते हैं इलेक्शंस हैं, तो जहाँ पे लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो कि सरकार चलाते हैं. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? फॉर एग्जांपल इन ग्राम सभा, इन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो ग्राम सभा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल है इंडिया में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फाइनली रिपब्लिक. तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द वन जहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट जो है होता है. रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द वन विच हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट का हेड है वो इलेक्टेड है, मोनार्की कोई नहीं है या हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, वो इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल. फॉर एग्जांपल इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ऑल्दो इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. हाउएवर जो ब्रिटेन है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट हैज़ अ हेरिडिटरी पोजीशन. फॉर एग्जांपल किंग एंड क्वीन जो है, जो मोनार्क्स हैं ब्रिटेन के, उनकी हेरिडिटरी पोजीशन है. वाइल जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको गवर्नमेंट पीपल के वोटिंग के थ्रू, सिटीजन वोटिंग के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है. सो दैट इज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव इन इंडिया.